सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज ने अपने 50 साल मुकम्मल किए। इस जश्न के लिए खुसूसी तौर पर एक ब्रिज वॉक की गई। इसमें लोगों को इस ब्रिज पर चलने का मौका दिया गया। ऑर्गेनाइजर की सोच ये थी कि हो सकता है 50,000 से 80,000 तक लोग जमा हों जो इस ब्रिज पर वॉक करेंगे, मगर देखते ही देखते वहां पर 8 लाख के करीब लोग जमा हो गए। हैरानी की बात यह थी कि तकरीबन 3 लाख के करीब लोग इस ब्रिज के ऊपर आ गए। इतने ज्यादा हुजूम की वजह से ब्रिज का जो आर्क थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है वो लोगों के वजन की वजह से 2 मीटर तक नीचे चला गया। लोग इस वजह से इतने घबरा गए कि उन्होंने ब्रिज की रेकिंग के बाहर जाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर जब लोग चलते तो ये ब्रिज आहिस्ता से हिचकोले भी खाता था। ये सारा हुजूम पुलिस वालों और वहां के अमले के कंट्रोल से बाहर हो गया, मगर सबसे ज्यादा खुशकिस्मती की बात यह थी कि इतने ज्यादा हुजूम और अफरा तफरी की वजह से किसी की जान नहीं गई और ब्रिज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कैमरून में नयोस नाम की एक खूबसूरत झील वाक़े है। इस झील के आसपास गांव भी वाक़े हैं। ये एक वॉल्केनिक लेक है जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जखीरा करती है। झील के नीचे वॉल्केनिक सरगर्मियों की वजह से CO2 डिसॉल्व होकर झील में जमा हो रही थी। 21 अगस्त की रात को एक छोटे से लैंडस्लाइडिंग की वजह से झील का पानी अपनी जगह से हिल गया और CO2 गैस एकदम हवा में खारिज हो गई। ये गैस बादलों की तरह झील से निकलकर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फैली और आसपास के सारे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। CO2 गैस ऑक्सीजन गैस से भारी होती है, इसीलिए ये जमीनी सतह पर ही रुकी रही। उस वक्त गांव के तमाम लोग सो रहे थे और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबका दम घुट गया। ना ही किसी किस्म की कोई आवाज पैदा हुई और ना ही कहीं पर चीख पुकार की आवाज आई। जो लोग बच गए वो कहने लगे कि उन्होंने सुबह देखा कि पूरा गांव हर तरफ लाशों से भरा पड़ा था। जो लोग थोड़ी ऊंचाई पर थे वो लोग बच गए। इस कुदरती आफत को लिम्निक रप्शन का नाम दिया गया। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर फ्यूचर में ऐसा हादसा दोबारा पेश आया तो बहुत से लोग मर सकते हैं। वहां की गवर्नमेंट ने इस झील में पाइप भी डलवाए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता गैस को खारिज करते हैं ताकि ये हादसा दोबारा ना पेश आ सके। दोस्तों, यूरोप में एक ऐसी खुफिया दुनिया आबाद है जो कई सदियों से एक मुअम्मा बनी हुई है। इनको एडस्ट्रॉल टनल्स कहा जाता है। ये टनल्स जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्कॉटलैंड जैसे ममालिक से दरियाफ्त हुए हैं। मगर दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनका रिकॉर्ड तारीख में कहीं भी मौजूद नहीं है। ना ही किसी किताब और ना ही किसी सरकारी दस्तावेज में इनका जिक्र मिलता है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये टनल्स 10 से 13वीं सदी के दरमियान बनी होंगी। इनको किसने और किस मकसद के लिए बनाया था, ये चीज आज भी एक पहेली बनी हुई है। इन सुरंगों की एक अजीब बात यह भी है कि ये ना तो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए बनी हुई लगती हैं और ना ही इनका कोई बुनियादी मकसद नजर आता है। रिसर्चर्स का कहना है कि मिडल एज के लोगों ने ये सुरंगें बवक्ते जरूरत छुपने के लिए बनाई थीं। जब भी कोई जंग या आफत आती तो लोग इन सुरंगों में छुप जाया करते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि इतनी तंग और दम घुटने वाली सुरंगों में कोई इतनी देर तक कैसे रह सकता है। कुछ रिसर्चर्स का यह कहना है कि ये सुरंगें किसी खुफिया सोसाइटी का अंडर रोड नेटवर्क हो सकता है जिसे खुफिया मीटिंग्स के लिए बनाया गया था। मगर रिसर्चर्स आज तक इसे बनाने की मौजों वजह नहीं जान सके। या हो सकता है इन सुरंगों में किसी सीक्रेट तहजीब का बसेरा हो। दोस्तों, सन 1990 में जापानीज फिशरमैन के अमले ने एंटार्क्टिक एरिया में एक अजीबो गरीब क्रिएचर को देखा। पहली नजर में देखने पर वो समुंदर के तोते की तरह लग रहा था। जब अमले के आदमी उसके पास गए तो इस क्रिएचर ने हरकत करना शुरू कर दी। लोगों ने देखा कि उसके इंसानों की तरह हाथ और पांव हैं। ये कोई मछली या वेल नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी मखलूक थी जो अब तक रिसर्चर्स की नजर से छुपी हुई थी। जापानीज जबान में इसका नाम निंजन रखा गया। इस लफ्ज का मतलब ह्यूमन होता है। सन 2000 की शुरुआत में जापानीज ऑनलाइन फॉर्म और दूसरे चैनल्स पर लोगों ने इसे एंटार्क्टिका के समुंदर में देखे जाने की बातें शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना है जापानीज गवर्नमेंट इस राज को छुपा रही है। कहा जाता है कि जापान की एक साइंटिफिक रिसर्च टीम ने इस मखलूक को एंटार्क्टिका में देखा था और उस वक्त से इस जानवर के बारे में रिसर्च जारी है। इंटरनेट पर इस मखलूक के बहुत से इमेजेस भी देखने को मिलेंगे जिसमें पानी में कोई अजीबो गरीब चीज हरकत करते हुए नजर आ रही है, मगर अभी तक इस मखलूक के होने के ठोस सबूत नहीं मिल सके।
یہ ایک غیر شناخت شدہ کریچر ہو سکتا ہے۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ کوئی جائنٹ البینو ویل ہو سکتی ہے جو سفید رنگ ہونے کی وجہ سے الگ نظر آتی ہے۔ ابھی تک گہرے سمندر کا 95% دریافت کرنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے نینجن بھی ایک ایسی مخلوق ہو جو اب تک انسانی تہذیب کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ دوستو، سن 1828 میں جرمنی کے ایک شہر کی دکان میں ایک عجیب و غریب لڑکے نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ لڑکا ٹھیک طریقے سے چل بھی نہیں پا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک گمنام خط بھی تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس کا کیئر ٹیکر اسے چھوڑ رہا ہے۔ جب اس لڑکے کا نام پوچھا گیا تو اس نے اپنا نام کیسپر ہاسر بتایا۔ وہ زیادہ بولنا بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے کچھ الفاظ کو بار بار دہراتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے بنیادی بچپن کا بھی نہیں پتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا بچپن ایک تاریک کمرے میں گزرا ہے۔ اسے اس کمرے میں صرف روٹی اور پانی دیا جاتا تھا۔ اس لڑکے کی عمر تقریباً 16 یا 17 سال تھی، اور اتنے عرصے میں اسے دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ اس کی کہانی سے لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک جنگلی بچہ ہے، اور کچھ تاریخ دانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی شاہی خاندان کا چشم و چراغ ہو جسے پالیٹکس کی وجہ سے سب سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ مگر اس لڑکے کی کہانی صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن یہ لڑکا اپنے گھر کے پاس ایک انتہائی گہرے زخم کے ساتھ پایا گیا۔ اس لڑکے نے بتایا کہ ایک ماسک مین نے اس پر حملہ کیا اور بھاگ گیا، مگر لوگ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس کا اصل دشمن کون تھا۔ وہی زخم اس لڑکے کی موت کی وجہ بنے۔ اس طرح اس کی شناخت ہمیشہ کے لیے ایک معمہ بن گئی۔ دوستو، جیک ڈینیل دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی شراب ہے۔ اس کے مالک جیک ڈینیل کی موت اس کی اپنی تجوری کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کے آفس میں جو تجوری رکھی ہوئی تھی، عام طور پر اس تجوری کو اس کا بھتیجا ہی کھولتا تھا۔ ایک دن جیک جلدی آفس آ گیا۔ اس شخص نے اپنی تجوری کو کھولنا چاہا، مگر وہ تجوری کھل نہیں پائی۔ اس شخص نے غصے میں آ کر تجوری کو لات ماری۔ اس عمل کے دوران اس شخص کے پاؤں کا انگوٹھا فریکچر ہو گیا اور انگوٹھے میں انفیکشن پھیل گیا، اور آہستہ آہستہ یہ انفیکشن اس کے پورے جسم میں پھیلتا گیا، اور یہی چیز اس شخص کی موت کا سبب بنی۔ روس کے شہر سینٹ پیٹر برگز میں ایک محل ہے۔ اس محل کو 18ویں صدی کے آخر میں کیتھرین ڈوم نے بنوایا تھا۔ ویسے تو اس محل سے بہت سا سامان ملا تھا، مگر اس محل سے ایک ایسی چیز بھی ملی تھی جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہ گرینائٹ سے بنا ہوا 50 ٹن کا باتھ ٹب ہے۔ یہ باتھ ٹب 8 فٹ لمبا ہے اور 6 فٹ گہرا ہے۔ اب یہ بات سب کی سمجھ سے باہر تھی کہ 50 ٹن کے باتھ ٹب کو کس کام کے لیے بنایا گیا ہے۔